नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप में। जी प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ में डील करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में, विश्व के भूगोल के साथ में। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने इस सब्जेक्ट को पूरा करने का आगे का प्लान क्या रहेगा, आगे की वीडियो कैसे आएंगी और किस किस एग्जामिनेशन के लिए कम्प्लीटली यूजफुल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे वो वन डे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं। कोई भी ऐसा पेपर जो एक दिन लगता हो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। रही बात पढ़ने के तरीके की, हम इसको कंप्लीट कैसे करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसको 6 यूनिट में डिवाइड करेंगे और 6 यूनिट के अकॉर्डिंग इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से अपनी पहली यूनिट होगी भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि हम थ्योरी तो साथ में पढ़ेंगे ही, लेकिन थ्योरी के साथ में अपन यहाँ पे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। जैसे ही अपना ये पहली यूनिट यानी भू आकृति विज्ञान पूरी हो जाएगी, उसके बाद में क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भू आकृति विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी अपन क्या करेंगे, एक PDF बनाएंगे और उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में अपन उसको कंप्लीट करते जाएंगे, जिससे अपना सब्जेक्ट में यह भी पता चल जाएगा कि इसके पर्सन आने वाले कैसे हैं और अपने ये यूनिट भी कंप्लीट होती जाएगी। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त सारे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके और आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ले सको, ताकि आप बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी जो डेली नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम पहला यूनिट, जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान में भी हम एक इसका टॉपिक है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भू आकृति विज्ञान यानी भू आकृति विज्ञान के अंदर अपन जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता चला अपने को, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला अपने को, उसके दो प्रकार है। एक तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से, एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम रूप से मतलब कि अपने साइंटिस्टों द्वारा इसका पता लगाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। नेचुरल यानी प्रकृति जो है, प्रकृति द्वारा जो भी घटना घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चला है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से, कि अपने वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं कृत्रिम की। तो कृत्रिम तरीका जो मेथड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए, उसके अंदर अपने पास 3 स्टेप अपने को पढ़ने हैं। पहले पृथ्वी की डेंसिटी यानी पृथ्वी के घनत्व के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा यहाँ का टेम्परेचर यानी यहाँ की पृथ्वी के तापमान के बारे में बात करेंगे। और तीसरा यहाँ पे अपने पास है दाब यानी प्रेशर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब अपने पास आर्टिफिशियल इसका मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम बात करेंगे नेचुरल के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेचुरल की जब बात करेंगे तो नेचुरल के अंदर अपने पास क्या होगा कि ज्वालामुखी यानी वोल्केनिज्म और भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी के भूकंप कैसे आया, पृथ्वी से ज्वालामुखी कैसे आया। इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा भी अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने पास आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घनत्व का नाम आपने सुना है और आप भली भांति से परिचित भी है कि घनत्व होता क्या है। यदि घनत्व को मैं समझाने की कोशिश करूं तो साइंस का एक ये टॉपिक है घनत्व डेंसिटी, जिसमें अपन पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डेंसिटी के बारे में बताता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे पृथ्वी की डेंसिटी यानी पृथ्वी के घनत्व के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घनत्व की यदि बात करूँ मैं तो एक मिनट सोचना कि मेरे पास यहाँ पे सपोज करो कि 3 मैंने यहाँ पे पात्र लिए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले वाला जो पात्र है या पहले वाले मेरे पास जो भी इक्विपमेंट है या कुछ भी है उसके अंदर बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कण है, जो कणों की संख्या दूर दूर है।
अगर दूसरे की बात करूं तो कणों की संख्या है तो सही, लेकिन पहले वाले के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे अपने पास मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। तीसरे वाले की बात करूं तो यहाँ पे भी अपने पास एटम्स है वो बहुत है, लेकिन इनकी संख्या बिल्कुल पास पास में है। यहाँ पे एटम की संख्या मैक्सिमम है अपने पास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये बताया इसका मतलब क्या है कि जब परमाणु दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, जब परमाणु थोड़ा सा पास में होंगे तो क्या होगा, जब परमाणु बहुत ज़्यादा पास में होंगे तो क्या होगा। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब परमाणु दूर दूर होंगे तो कण जो होंगे दूर दूर रहेंगे, तो किसी भी अपने पास मैटर यानी द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य में अपने पास में क्या होता है कि बहने का गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर है तो हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी गैस की। किसकी बात करेंगे, गैस के बारे में बात करते हैं कि गैस के कण क्या होते हैं अपने पास में दूर दूर रहते हैं। गैस के कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और जब कण थोड़े से पास में आ जाते हैं तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं लिक्विड, यानी एक तरीके से द्रव अवस्था इसको बोलते हैं कि ये द्रव है। और जब मॉलिक्यूल बिल्कुल ही पास पास में हो तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। यानी मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है कि मॉलिक्यूल यदि ज़्यादा पास में है तो यहाँ पे ठोस होगा, अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे थोड़े से दूर है तो द्रव होगा, और मॉलिक्यूल कुछ ज़्यादा ही दूर है तो यहाँ पे गैस होगा। यानी कि अपने पास यदि घनत्व की परिभाषा की बात करें तो ये हुई कि निश्चित क्षेत्र में उपस्थित कणों की संख्या घनत्व कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बोला आपके समझ में आएगा कि एक मैंने पर्टिकुलर एरिया लिया और इस पर्टिकुलर एरिया में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसकी जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इसकी ही अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलने वाले। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में जो कणों की संख्या होगी उसको क्या नाम देंगे, घनत्व नाम देंगे। तो कणों की संख्या हमने 3 पात्र लिए थे और तीनों में कणों की संख्या अलग अलग थी, तो इसके आधार पर तो मैंने अवस्था को अलग अलग भागों में बांटा है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होगा। ठोस का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा मुकाबले द्रव के। द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा किससे, गैस के। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का, उसके बाद में द्रव का, और सबसे कम गैस का। यहाँ पर बात हुई घनत्व की, घनत्व कैसे होता है और घनत्व की परिभाषा क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इनके बारे में बात की है कि द्रव कैसा होगा, और द्रव के बारे में अपन ने जो बात की है वो किस तरीके से रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे घनत्व की परिभाषा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। डेंसिटी को जनरली अपन रो से डिफाइन करते हैं। देखो डेंसिटी होती क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। यानी हम बात करेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटावा आयतन। यदि किसी द्रव्यमान में आयतन का भाग दूं तो मेरे पास उस जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी मेरे पास डेंसिटी निकल कर आएगी। तो ये तो अपना हुआ फॉर्मूला यहाँ पे किसका, घनत्व का। और यहाँ पे इसके यूनिट्स यानी मात्रक की बात करता हूँ तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और वॉल्यूम को अपन मीटर क्यूब में मापते हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब अपने पास में क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास ग्राम, जो इस यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम मॉलिक्यूल अपने पास यानी कण होंगे, उसी को क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे डेंसिटी का नाम हमने दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परिभाषा भी आपके समझ में आई होगी और इसका मात्रक भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन पृथ्वी के बारे में, अर्थ की क्या कंडीशन है, अर्थ के अकॉर्डिंग कैसे ये चलने वाला है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अपने पास क्या कंडीशन है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। सपोज करो कि अपनी पृथ्वी ये है, अपन पृथ्वी की बात करते हैं तो अपनी पृथ्वी ये अपनी पृथ्वी है, गोल है। पृथ्वी के सरफेस पे क्या कंडीशन रही होगी, और बात करते हैं हम यहाँ पे कि पृथ्वी के सेंटर की क्या स्थिति रही होगी। ये पृथ्वी का सेंटर मैंने यहाँ पे माना है कि ये पृथ्वी का क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। अच्छा चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। पृथ्वी के सेंटर और पृथ्वी के सरफेस यानी सतह की बात हमने बात की। तो जब ऊपर से लेके नीचे की तरफ अपन वेरी करेंगे तो इस डेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में अपन जनरली बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर ठोस है, नीचे जाएंगे भी ठोस ही आएगा,
और नीचे जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे तो फिर अपने पास यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मैग्मा वगैरह भरा रहेगा। नीचे लास्ट में जाएंगे फिर वापस टॉस आएगा। इसका मेन रीजन क्या है क्या नहीं है वो अपन धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कि पृथ्वी की डेंसिटी कैसी रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइंटिस्टों के अनुसार क्या है कि पृथ्वी की सतह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? सतह की बात करेंगे कि पृथ्वी की सरफेस की क्या कंडीशन होगी। तो पृथ्वी की जो सतह होती है उसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो 2.9, जो लगभग बराबर होती है किसके? 3 के। लगभग किसके बराबर होती है? 3 के। यानी पृथ्वी की सतह की डेंसिटी होगी 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के समथिंग। अच्छा, ये तो बात हो गई सतह की। अब सतह के अलावा यदि बात करते हैं अपन इसकी केंद्र की, सेंटर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों सेंटर की बात करते हैं तो पृथ्वी के सेंटर की डेंसिटी होती है लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में है दोस्तों? पृथ्वी के सेंटर की डेंसिटी होती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सतह की कितनी? 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और पूरी ऑल पृथ्वी की बात करें यानी पूरी पृथ्वी के एवरेज की हम बात करते हैं यहाँ पे कि पूरे पृथ्वी की औसत डेंसिटी कितनी रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरी पृथ्वी की औसत डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है? ग्राम सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगी अपने पास में? क्यूब हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि पृथ्वी के जो ऑल एवरेज अपने पास डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बोलोगे सतह तो ठोस होती है, अंदर जाएंगे आपने बोला प्लाज्मा होता है, अंदर जाएंगे और होगा ठोस होगा, तो पृथ्वी के केंद्र की इतनी डेंसिटी कैसी हुई इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब अपन सेंटर के ऊपर जैसे ही जाते हैं, एक मिनट देखना, जब हम सेंटर के ऊपर गए तो सेंटर के ऊपर जैसे मैंने बोला कि सेंटर की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये मैंने सेंटर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों इस सेंटर की डेंसिटी ज़्यादा होने का एक कारण है यहाँ पे हेवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे भारी धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों? भारी धातु यहाँ पे सेंटर में पाई जाती है। अब ये भारी धातु क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो पृथ्वी के सेंटर में आयरन और निकिल, ये 2 भारी धातुएं पाई जाती है। आयरन और निकिल 2 भारी धातुएं यहाँ पे पाई जाती है। इन दोनों भारी धातुओं के कारण ही पृथ्वी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको समझ में आया होगा पृथ्वी की सतह की डेंसिटी 2.9 या 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। सेंटर की डेंसिटी की बात करेंगे तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। पूरी पृथ्वी की औसत डेंसिटी की बात करें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सेंटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? हेवी मेटल्स यानी भारी धातुएं पाई जाती है। अब इन भारी धातुओं का अपन इफेक्ट देखते हैं कि इन भारी धातुओं का इफेक्ट अपने पास यहाँ पे क्या रहा होगा। देखो दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर जो सेंटर के अंदर भारी धातुएं, इनका इफेक्ट क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आयरन और निकिल दोनों ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाली मेटल होती है। तो जब ये पृथ्वी के सेंटर में पाई जाएगी तो इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? बिल्कुल मेरे दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी मेरे पास ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर धातुएं पाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है अपने पास कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है हम बात करते हैं। क्या हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा और साउथ पोल कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो अपने पृथ्वी के अंदर जो चुंबक यानी जो हेवी मेटल्स पाई जाती है, यानी जो हेवी मेटल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसके जो पोल होते हैं यानी ध्रुव होते हैं वो उल्टे होते हैं। यानी ये तो होगा साउथ पोल और ये होगा अपने पास नॉर्थ पोल। उम्मीद है कि मैंने जो बात की वो समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं क्या हुआ कि अपने पास जब इसके ध्रुव उल्टे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस अंदर जो पृथ्वी के सेंटर में अपने पास चुंबक है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है यानी विद्युत चुम्बकीय
तरंग उत्पन्न यहाँ पे अपने पास में होती है। मैंने जो बोला वो आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे साइंस के टॉपिक को लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इसका प्रभाव मेरे दोस्तों अपनी पृथ्वी के सेंटर से लगभग 36,000 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर तक। कितना ज़्यादा ही इफेक्ट करती है। लेकिन अगर मैक्सिमम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव कहाँ तक हो सकता है तो मेरे दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60,000 किलोमीटर तक हो सकता है। दोनों आंकड़े याद रखना कि अपने पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका इफेक्ट 36,000 किलोमीटर तक होता है और जो अपने पास में यहाँ पे मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है तो बात करते हैं 50 से 60,000 किलोमीटर तक हो सकता है। मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा, एक इफेक्ट होता है जिसका नाम आप भली भांति से जानते होंगे, अरोरा नाम सुना होगा। ये अरोरा क्या बला है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। देखिए मान के चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ये अपने पास पृथ्वी है। क्या पृथ्वी के ऊपर अपने पास जो सन है यानी सूर्य है, क्या सूर्य की किरणें पड़ेगी? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर किसकी किरणें पड़ेगी? सूर्य की किरणें पड़ेगी। ये जो किरणें हैं इसको मैं कॉस्मिक रे बोलता हूँ यानी ब्रह्मांड तरंगे होती है। क्या होती है? ब्रह्मांड तरंगे ये है अपने पास है। जो ब्रह्मांड तरंगे जैसे ही पृथ्वी के ऊपर पड़ती है और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो ये क्षेत्र इसमें प्रवेश करती है तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है? लाइटिंग इफेक्ट होता है यानी प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये प्रकाश उत्पन्न होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ये प्रकाश उत्पन्न होने का मेन चिंता ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ठीक है, हो गया। तो अगर दक्षिणी ध्रुव के ऊपर और उत्तरी ध्रुव के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर यदि प्रकाश पड़ता है तो इस प्रकाश जो पड़ेगा, जो इस प्रकाश को तो अपन नाम जानते हैं अरोरा। इस प्रकाश को किस नाम से जानेंगे? अरोरा नाम से जानेंगे। लेकिन इसी प्रकाश को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की यदि बात करते हैं तो अरोरा बोरियालिस नाम जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? अरोरा बोरियालिस। किस नाम से जानेंगे? अरोरा बोरियालिस नाम से जानते हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा आपके। उत्तरी ध्रुव पे इसको किस नाम से जानेंगे? अरोरा बोरियालिस नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव पे इसी प्रकाश को इस नाम से जानेंगे, तब इसको नाम जानेंगे अपन यहाँ पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। किस नाम से जानेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसके मैंने थोड़ा सा पीडीएफ तो नहीं लिख पाया लेकिन मैंने हैंड राइटिंग लिख के और आपको इसको समझाने की कोशिश की है। तो जितना भी अपन डेंसिटी के बारे में पढ़ा उसके बारे में अपन एक बार रिविजन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों डेंसिटी की परिभाषा होती है निश्चित क्षेत्र में उपस्थित कणों की संख्या को अपन किस नाम से जानेंगे? डेंसिटी के नाम से जानेंगे। घनत्व के अपने पास सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान बटावा आयतन। और यहाँ पे भूगोल में अपन अगर मात्रक की बात करेंगे तो क्या लेंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका मात्रक लेने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अपने पास ठोस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम होती है। पृथ्वी के सतह के घनत्व की बात करें 2.9 या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का केंद्र का घनत्व ज़्यादा क्यों है? उसका मेन रीजन क्या था? अपने पास हेवी मेटल्स यानी भारी धातुएं थी। कौन कौन सी? आयरन और निकल यहाँ पे हुई। आगे बात करते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये है, सूर्य की किरणें, सूर्य की जो किरणें पड़ रही है इनको हमने क्या नाम दिया है? ब्रह्मांड किरणें नाम दिया है। इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होने को क्या नाम देंगे अपन? अरोरा नाम देते हैं। और अगर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका प्रभाव जो होगा 36,000 किलोमीटर तक होता है और मैक्सिमम 50 से 60,000 किलोमीटर तक होता है। जो उत्तरी ध्रुव में प्रकाश पड़ता है उसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं और जो दक्षिण ध्रुव में पड़ता है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो मेरे दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद अपन
इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमने जो आर्टिफिशियल मेथड था उसमें टेम्परेचर अपना दूसरा था। हम बात करते हैं थोड़ी सी टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर के बारे में, अपने पास ये पृथ्वी है, पृथ्वी है तो मेरे दोस्तों पृथ्वी का जो औसत तापमान कितना होता है आप सभी भली भांति जानते हैं। पृथ्वी का जो औसत तापमान होगा क्या होगा, औसत तापमान जो होगा वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो अब और क्या समझाना है यहाँ पे वो चीज़ अपन देखते हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह से जैसे ही उसके केंद्र की ओर जाना प्रारंभ करते हैं तो गहराई बढ़ने के साथ साथ में यानी डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। मेरे प्यारे दोस्तों आपके ये बात समझ में आएगी कि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी टेम्परेचर में यानी तापमान में भी वृद्धि होती है। अब आप बोलोगे कैसे वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर अगर 32 मीटर अंदर जाते हैं, कितना जाते हैं, 32 मीटर अंदर की तरफ जाते हैं तो इसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। यानी पृथ्वी के अंदर यदि गहराई में 32 मीटर की दूरी तय करेंगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है जी, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन इस पृथ्वी के सेंटर की बात करते हैं तो पृथ्वी के सेंटर का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे दोस्तों आंकड़ा याद रखना, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ क्यों, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि मैंने पृथ्वी बनाई थी, अब मैं पृथ्वी का एक हिस्सा बनाने यहाँ पे कोई सिंपल काट के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो ये पृथ्वी का केंद्र है और ये मैंने पृथ्वी बनाने की कोशिश की है। ऊपर वाला स्थल मंडल है, आप सभी जानते हैं, आगे बात भी करेंगे। दूसरा वाला अपने पास दुर्बलता मंडल आएगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। धीरे धीरे अपन जाएंगे, पृथ्वी की परतें आती जाएगी और यहाँ पे आके केंद्र हो जाता है पृथ्वी का, कि ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर पृथ्वी का अंदर जाने पे बढ़ता क्यों है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने का मेन रीज़न है कि पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पहला कारण क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ यहाँ पे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती है, वो प्लेटें क्या होती है कि प्लेटें आपस में या तो टकराती है या दूर हटती है। तो जो प्लेट की घटनाएं हैं उस प्लेट की दूर हटने या पास में टकराने की घटना की वजह से भी पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। मेरी बात समझ में आई होगी कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तो गहराई में जाने में तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 32 मीटर के अंदर अगर गहराई तय करेंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। और पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका मेन कारण है कि पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं और पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं यानी प्लेटें हैं वो आपस में टकराने या दूर हटने की वजह से ये काम होता है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। देखिए दोस्तों तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। गहराई 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तापमान क्यों बढ़ेगा, रेडियोधर्मी पदार्थ, कब, प्लेट विवर्ती घटना होगी। कैसे, प्लेट या तो टकराएगी या प्लेट दूर हटेगी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मेरे दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं करें तो जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों अगले तीसरे अपन आर्टिफिशियल जो है यानी कृत्रिम रूप से हैं दाब की बात करते हैं। ये दाब नहीं है दोस्तों, ये प्रेशर यानी दाब के बारे में बात करते हैं। देखिए दाब के बारे में हम बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखो कि पृथ्वी है, पृथ्वी की कई सारी परतें हैं। ये पृथ्वी की कई सारी परतें हैं, एक परत के नीचे दूसरी, ये जैसे मैं नंबर दे दूँ, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसे परतें अपने चलती है।
तो पहली वाली परत है, इसकी मोटाई कुछ रही होगी, और मोटाई है तो इसका वजन भी कुछ रहा होगा। तो इसका वजन जैसे ही दूसरे वाले के ऊपर पड़ेगा तो इस प्लेट का भी ऊपर वाली का वजन बढ़ेगा, तो इस प्लेट पर वजन बढ़ गया। जैसे ही दोनों प्लेटों का मिलकर तीसरी वाली प्लेट के ऊपर पड़ेगा वजन, तो ये भी ज़्यादा भारी हो जाएगी, और जैसे ही और ऊपर वजन पड़ेगा तो ये और ज़्यादा भारी हो जाएगी। यानी बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया पे पहले एक का वजन पड़ा, फिर दूसरे का, तीसरी का, ऐसे मान चलो आपके ऊपर पहले 1 किलो रखा, फिर 2 किलो रखा, फिर 3 किलो रखा, फिर 4 किलो रखा, तो क्या दाब बढ़ेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, दाब बढ़ेगा। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे दाब बढ़ेगा। यानी अगर मैं दाब की पहले परिभाषा की बात करूं तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला भार क्या कहलाता है? दाब। एकांक यानी एक बिंदु था, इस पे जितना भी भार लगा इस सारे के सारे भार को क्या बोलेंगे अपन? दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी बात समझ में आएगी कि जब पर्टिकुलर एक बिंदु के ऊपर अगर सभी परतों का भार पड़ता है तो क्या उस बिंदु पर जो भार होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी यानी डेप्थ बढ़ेगी, वैसे वैसे ही अपने ऊपर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जैसे ही गहराई बढ़ेगी इसका मतलब पृथ्वी का वेट बढ़ेगा यानी द्रव्यमान बढ़ेगा, तो भी क्या बढ़ेगा? अपने पास प्रेशर बढ़ेगा। बात दोनों एक ही है, गहराई बढ़े चाहे इसका वेट बढ़े, बढ़ना क्या है? दाब बढ़ना है। इंटीरियर पार्ट, आंतरिक भाग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहली बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों, उम्मीद है। देखिए दोस्तों, पहली बात मैंने आपको समझा दी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? अपने पास में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए अपने पास में, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था रीड। देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रेशर बताया, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला भार दाब कहलाता है। आंतरिक भाग डेप्थ बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था रीड। तो जैसे ही इस दाब के कॉन्सेप्ट को बताने लगे तो रीड साहब ने बोला कि ये आप जो बता रही हो बिल्कुल गलत है, कि ऊपर वाली परत का यदि नीचे वाली परत के ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि दाब तो बढ़ेगा, लेकिन इतना दाब नहीं बढ़ेगा जो आप रही। ये मेन कारण नहीं है कि पृथ्वी का दाब कैसे बढ़ रहा है गहराई में जाने के बाद। तो फिर बोला कि आप बताइए पृथ्वी का दाब बढ़ता घटता कैसे है? तो उन्होंने क्या बोला, देखिए, उन्होंने बोला कि पृथ्वी के अंदर हम जो होती है, तो उसने पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी के अंदर इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी होती है। वो बोले कि भाई साहब हमारे समझ में नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। उन्होंने बोला कि पृथ्वी के अंदर प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत पाया जाता है, यानी पृथ्वी का ये सिद्धांत होता है। वो बोला कि रीड साहब आप कहना क्या जा रहे हो, आप सीधी सीधी भाषा में बोलो। तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी की अपनी प्रत्यास्था पाई जाती है। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल पृथ्वी की अपनी प्रत्यास्था पाई जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रत्यास्था क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रत्यास्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो प्रत्यास्था क्या होती है, इस प्रत्यास्था वर्ड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्यास्था का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु ये है, इस वस्तु पे आपने F बल लगाया, और जैसे इस वस्तु पे F बल लगाया तो वस्तु के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, यानी अपने पास वस्तु जो होगी उसकी आकृति में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। और सही बात है, जब आपके ऊपर वजन रखेंगे 40-50 किलो तो आपके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा। आप नीचे बैठ जाओगे, झुक जाओगे, कैसे भी होगी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही उस बल को वापस हटाते हैं तो वस्तु अपने पहले वाली स्थिति में आने का प्रयत्न करती है या आ जाती है। तो इसी गुण को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्था हम बोलेंगे। तो लोगों ने बोला कि रीड साहब आप क्या बोल रहे हो, पत्थर अपनी जगह कैसे आएंगे? जैसे चट्टान पे एक चट्टान का वजन पड़ा तो वो अपने पहले वाले स्थान में कैसे आएगी? तो उन्होंने क्या बोला, देखिए, रीड साहब ने बोला कि जब मान के चलो ये मैंने पृथ्वी की ऊपरी सतह ले ली और पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर मैंने यहाँ पे F बल लगा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे F बल लगाया तो बल लगाने के बाद में देखिए रीड साहब, और जैसे ही मैंने बल लगाया तो बल लगाने के बाद में क्या होगा कि F बल लगाया तो मैंने इस पृथ्वी की एक ऊपर वाली परत थी, इस पर F बल लगा दिया। बोला ठीक है, आपने इसके ऊपर F बल लगा दिया। जैसे ही लगाया तो इस पहले वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा झुकाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? झुकाव आ जाएगा। सपोज करो कि ये झुकाव आया, और जैसे झुकाव आया
तो जैसे ही झुकाव आया तो हल्का, ये झुकाव इतना होता है नीचे की तरफ जिसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, मान नहीं सकते, इतना कम झुकाव होता है। बोला जी ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जैसे मान के चलो किसी जगह ज़्यादा अगर बाहर पड़ गया तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे मान के चलो पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर भार ज़्यादा है यानी बल ज़्यादा है, तो क्या होगी, वो प्लेट वहाँ से टूट जाएगी। वो प्लेट क्या हो जाएगी, वहाँ से टूट जाएगी, और टूट कर क्या हो जाएगी, वो प्लेट दूर खिसक जाएगी। और जैसे ही दूर खिसकेगी तो एक प्लेट पे जो भार पड़ने वाला था यानी बल लग रहा था, वो अब दो प्लेटों में डिवाइड हो जाएगा। और यही घटना अपने पास में क्या होती है कि पृथ्वी की प्रत्यास्थता पूर्ण स्थल सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो बोला कि जी साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बोला कि अर्थ के सेंटर की जो होती है वो डेंसिटी ज़्यादा होती है, पृथ्वी की सतह होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो फिर जब ये पुण्य जो प्रत्यास्थता पूर्ण स्थल सिद्धांत है अगर यही काम कर रहा है तो फिर सारी पृथ्वी की डेंसिटी समान होनी चाहिए। तो बोला नहीं, मैंने आपको ये बोला था कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सेंटर की डेंसिटी जो होती है वो लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और इसका मेन रीजन बताया था हेवी मेटल्स, भारी धातुएं, आयरन और निकिल। बोला बिल्कुल सही आपने ये बताया था। तो इस आयरन और निकिल हेवी है तो हेवी मेटल्स के मॉलिक्यूल्स यानी जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास में होती हैं, इसलिए सेंटर की डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। उन्होंने बोला बिल्कुल रीड साहब आपने जो बात बोली वो समझ में आई। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बात है नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से। अगर प्राकृतिक तरीके से अपन बात करते हैं तो प्राकृतिक तरीके से जब बात करेंगे तो प्राकृतिक तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो पता लगने वाला था उसके दो कारण अपने को पढ़ने हैं। जी बिल्कुल, दो कारण अपने को पढ़ने हैं। पहला है ज्वालामुखी यानी वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनिज्म अपने को पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, जब वोल्केनिज्म अपन यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की ऊपरी जो प्लेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं यानी भूपट्टी बोलते हैं। अभी आगे बात करेंगे क्या होती क्या नहीं होती, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अपन प्यारे दोस्तों। अभी देखना, भूपट्टी होती है, उसके नीचे वाली सतह मेंटल होती है और उसके नीचे वाली बेरोस्फीयर यानी केंद्र मंडल होता है। ठीक है, जो भूपट्टी होती है वो ठोस अवस्था में होती है, पहली बात। जो अपने पास मेटल होता है ये द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में कैसे होती साहब, यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, मैग्मा पाया जाता है मेरे दोस्तों। क्या पाया जाता है यहाँ पे, मैग्मा पाया जाता है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि ऊपर ठोस और उसके नीचे क्या होता है, दूसरा जैसे मेंटल आता है, मेंटल में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, हम बात कर रहे थे इसकी कि इसका इफेक्ट, ज्वालामुखी का इफेक्ट अपने पास पड़ने वाला कैसे है। ज्वालामुखी का जो इफेक्ट है, क्या नीचे यहाँ पे अपने पास में मैग्मा भरा है, बिल्कुल मैग्मा भरा है। मैंने आपको बोला था अभी कि पृथ्वी के अंदर पुनः प्रत्यास्थता निस्सलन का सिद्धांत पाया जाता है यानी अपने आप में टूटने की। जब दाब पड़ा तो क्या दो जगह एक और चट्टान टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। तो जैसे टूटेगी तो नीचे क्या मेंटल में अपने पास में प्लाज यानी लावा भरा, मैग्मा भरा है, बिल्कुल मैग्मा भरा है। जैसे ये मैग्मा को जगह मिलेगी तो क्या ये पृथ्वी के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जैसे ये मैग्मा बाहर निकलता है तो जैसे पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है तो इस घटना को ही तो अपन नाम ज्वालामुखी देते हैं। मेरी बात समझ में आई दोस्तों आपके बात भाई। जैसे दो प्लेट आपस में टूटेगी और टूट के नीचे से गर्म लावा जब मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो पृथ्वी के ऊपर जैसे आएगा तो क्या अपने पास यहाँ पर मैग्मा अपने पास बाहर निकलेगा। इसी घटना को तुम ज्वालामुखी कहते हैं, बिल्कुल इसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका इंटीरियर पार्ट से क्या संबंध है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के अंदर भूपट्टी में बहुत सारी धातुएं पाई जाती है, मेटल्स पाए जाते हैं। तो जब ये मेटल पिघले रूप में यानी मैग्मा के रूप में पृथ्वी के बाहर आएंगे तो जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे होता क्रेटर, क्रेटर यानी अपने पास ज्वालामुखी का मुंह। तो यहाँ से जब ये मैग्मा निकलेगा तो बाहर आके यहाँ पे ठंडा होगा। इस ठंडी फॉर्म को अपन क्या नाम देते हैं, लावा नाम देते हैं। क्या देते हैं, लावा नाम देते हैं। जब लावा निकलेगा तो इस लावा को उठाकर हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी धातु, कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं। पहली बात, यानी जब मेटल गर्म था,
मैग्मा धरातल पर आ जाता है इसके द्वारा निकल के। जैसे मैग्मा आएगा तो क्या मैग्मा निकलेगा लावा के फॉर्म में, तो क्या धातुओं का पिघला रूप होगा, ये बिल्कुल धातुओं का पिघला रूप होगा। और जैसे धातुओं का पिघला रूप होगा तो क्या इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर से जो बाहर की ओर निकला इसमें क्या पाया गया है, बिल्कुल ये पता चल जाएगा। इससे अपने पास क्या होता है कि पृथ्वी के संगठन का पता चलता है। किसका पता चलता है, पृथ्वी के संगठन का पता चलता है मेरे दोस्तों। किसका पता चलता है, पृथ्वी के संगठन का पता चलता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो लावा होता है यानी मेंटल होता है, उसकी ऊपरी कोष्ठ का लगभग तापमान होता है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे भी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, अभी आप केवल इतना सा याद रखें। चलिए प्यारे दोस्तों, इसकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी की क्या होती है, मैग्मा धरातल पर आ जाता है। धातुओं का ये क्या होता है, पिघला रूप होता है। ये आंतरिक भाग पर क्या करती है, धातु को प्रदर्शित करता है। और पृथ्वी के संगठन का अपने को यहाँ से पता चलेगा। ये हमने बात की है अभी फिलहाल में ज्वालामुखी क्रिया के वोल्केनिज्म के बारे में। चलो अगले दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, अर्थक्वेक भूकंप। यानी अर्थक्वेक भूकंप क्या होती है, भूकंपीय तरंगों के बारे में अपन बात करेंगे। पर्टिकुलर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे दाब पढ़ा है अभी, और तापमान पढ़ा है हमने, ज्वालामुखी पढ़ी है, भूकंप पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे वर्ल्ड के भूकंप वगैरह क्या होती है, अपने पास ज्वालामुखी कहाँ पे कहाँ नहीं होते हैं, दाब पेटें क्या होती है, सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता कैसे चला उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भूकंप की जो तरंगें होती है वो 3 प्रकार की होती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। प्यारे दोस्तों, भूकंप की जो तरंगें होती है वो 3 प्रकार की, एक तो पी वेव, एक एस वेव और एक एल वेव। पी वेव क्या होती है, ये कंप्रेशनल वेव होती है, यानी संपीड़न तरंग होती है। यानी 2 तरंगें आती है और किसी भी पिंड जो होता है, इस पिंड के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करती है, ये संपीड़न तरंग होती है। दूसरी बात, एस वेव, ये शेयर स्ट्रेस होती है, यानी कटावपूर्ण तरंगें होती है। 2 प्लेटें जो होती है, दोनों प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगती है, शेयर अपने एक दूसरे के आसपास में अपने पेश, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रख के और फिर रगड़न होता है, यानी फ्रिक्शन होता है, ये होती है शेयर स्ट्रेस। बात करते हैं वेलोसिटी। जो एल वेलोसिटी यानी एल वेव्स जो होती है, ये केवल ठोस माध्यम में होती है। केवल किस में होती है, ठोस माध्यम में। और ये जो वेव होती है एल वेव, इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है मुकाबले ऊपर वालों की। वेलोसिटी भी क्या होती है इसकी, बहुत ज़्यादा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिंदु आप पॉइंट जो है आपको पर्टिकुलर समझना है, लेकिन जब भूकंप पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। करीबन 1 घंटे तक अपन केवल भूकंप के बारे में बात करेंगे। पहले फिलहाल इतनी यहीं रखते हैं, इतना सा केवल आपको ये रखना है कि भूकंप के कारण भी क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता चलता है। चलिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों, एक संस्था का नाम आपने सुना होगा, IUGG यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय भू आकिरिकी भूभौतिकी संघ। जी प्यारे दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय भू आकिरिकी और भूभौतिकी संघ है, इसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1919 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल में, यानी हेड क्वार्टर की यदि बात करते हैं तो इसका हेड ऑफिस जो है वो है अपने पास ब्रुसेल में। कहाँ पे है, ब्रुसेल में इसका हेड ऑफिस है अपने पास। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखोगे कि स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, जब इसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल में है, तो इसका मैंने बताने का क्या कोशिश की वो चीज़ देखी कि एक पृथ्वी है। इस संस्था ने क्या किया, पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी पृथ्वी की जो परतें हैं उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये 3 भाग कौन कौन से थे उनके बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पृथ्वी के 3 भागों के बारे में इसने कैसे डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको नाम दिया क्रस्ट। क्या नाम दिया, क्रस्ट। देखिए दोस्तों, इसको नाम क्या दिया, क्रस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या नाम दिया, इन्होंने क्रस्ट नाम दिया। यानी जो अपने पास में ये है इसको नाम क्या दिया, इन्होंने क्रस्ट नाम दिया। पहली बात। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया कि जैसे ही क्रस्ट दिया तो क्रस्ट की इन्होंने साइज क्या रखी, उन्होंने बोला कि पृथ्वी की सतह से लेके और 30 किलोमीटर के दायरे में जो नीचे वाली प्लेट है उसको हम क्या नाम देंगे,
क्रस्ट नाम देंगे। यानी पहले वाली प्लेट को क्या दी उन्होंने, क्रस्ट नाम दिया। क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भू परपट्टी, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भू ये पट्टी, भू परपट्टी इसको बोलेंगे क्रस्ट को हिंदी में। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने 0 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपने क्या नाम दे दिया, इसको क्रस्ट नाम दे दिया। दूसरा कि अपने पास में 0 से 30 के बाद में दूसरी कंडीशन है 30 से लेके और 2900 किलोमीटर का दायरा जो होता है, यानी 2900 किलोमीटर गहराई तक जो दूसरी परत है उसको नाम दे दिया इन्होंने मेंटल। क्या नाम दे दिया, मेंटल। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, उसको क्या दे दिया, मेंटल नाम दे दिया। इंग्लिश में भी मेंटल है, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मेंटल ही बोलते हैं, ये मेंटल। तीसरी कंडीशन कि जो अपने पास में 2900 से लेके और 2900 से लेके और जो अपने पास 6371 किलोमीटर का दायरा है, इसको नाम दे दिया इन्होंने कोर। क्या नाम दे दिया, कोर नाम दे दिया मेरे दोस्तों। 6371 किलोमीटर का जो दायरा है उसको क्या नाम दे दिया, कोर नाम दे दिया। ये किसने बांटा, IUCG ने बांटा, अंतर्राष्ट्रीय भू आकृति भूभौतिकी संघ ने इसको बांटा है। तो इसको बांटने का एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 पार्ट में इसने इसको बांटा है। 0 से 30 किलोमीटर का क्या होता है, भूपट्टी होती है। 30 से 2900 क्या होती है, मेंटल होता है। 2900 लेके 6371 तक क्या होती है अपने पास में, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है अपने पास में, कोर होता है, यानी केंद्र होता है, सेंटर होता है पृथ्वी का। पहली बात। एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो इन्होंने बांटा तो है, लेकिन इसके अंदर क्या किया है कि क्रस्ट में इन्होंने बोला, यानी भूपट्टी में इन्होंने बोला कि इसमें पृथ्वी के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और साथ ही साथ पूरी पृथ्वी का 0 से लेके 1% का जो आयतन है, यानी पूरी पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, इतना कवर करता है क्या, क्रस्ट। दूसरा था मेंटल पे। मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल में उन्होंने बोला आपको कि 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल, यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये पूरी पृथ्वी का लगभग 83% आयतन कवर करता है। 83% वॉल्यूम क्या करता है, ये कवर करता है। उसको 83% वॉल्यूम क्या करेगा, ये कवर करेगा पूरा। ये भी बात समझ में आएगी। बात करते हैं थोड़े से सेंटर की। चलिए दोस्तों, सेंटर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि सेंटर क्या होता है। देखो, सेंटर को 2 भागों में हमने बांटा है। यहाँ पे एक तो होता है आउटर कोर। क्या होता है, आउटर कोर, ये लिखा आउटर कोर। आउटर कोर के बारे में पढ़ते हैं। आउटर कोर का मतलब बाहरी परत। मेरे प्यारे तो आउटर कोर जो माना है, मैंने आपको बोला था कि सेंटर जो होता है 2900 से लेके 6371 तक होता है। तो मैं यहाँ पे आउटर कोर की, यानी बाहरी कोर की बात करता हूँ। तो आउटर कोर होता है 2900 से लेके, मेरे दोस्तों कहाँ तक होता है, 1 मिनट, 2900 से लेके और 5100 यानी 5155 किलोमीटर तक। कितना होता है, 51 यानी 5155 किलोमीटर तक क्या होता है अपना पास, आउटर कोर होता है। और इनर कोर की बात करेंगे तो इनर कोर होता है 5155 से लेके 6371 तक। 6371 तक आप ये आंकड़े याद रखोगे। 5155 से लेके और 6371 तक, ये होता है ये होता है इनर कोर। ये तो होता है इनर को आउटर कोर, और ये क्या होता है, इनर कोर। अच्छा, ये होता है। तो यहाँ पर इसको भी 2 भागों में इसने बांटा। उन्होंने बोला कि आउटर कोर जो होता है, इसका तापमान होता है लगभग 4900 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 4900 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखोगे कि इनर कोर का तापमान कितना होता है और आउटर कोर का तापमान कितना होता है। ये किसने बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताया था IUCG संस्था ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय भू आकृति भूभौतिकी संघ ने ये चीज़ बताई है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे क्या होगा। देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको समझना कि स्थापना होने से मुख्यालय ब्रुसेल में है। भूपट्टी उपरला वाला, वॉल्यूम 0, 1 सिलिकॉन होता है। मेंटल होता है, वॉल्यूम 83%, सिलिकॉन होता है। कोर
जो होता है उसको दो भागों में बांटा है, केंद्र, आउटर कोर, इनर कोर। इसका तापमान होता है मैग्मा पाया जाता है, सॉलिड होता है। और ये मैंने यहाँ पे इसके जो भी गहराई है, लेंथ है, इसको मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, आप इसको भी देखोगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भू आकृति और भूभौतिकी संघ के द्वारा जो भी है उसको समझाने की कोशिश की है। ये डायग्राम से आप नोट्स में अपने में लिख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे IUGG ने ये दिया तो उसके बाद में एक डेली नाम के साइंटिस्ट आए। कौन आए? डेली नाम के साइंटिस्ट आए। इस डेली नाम के साइंटिस्ट ने देखो क्या बताया, उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी अपने को जरूरी है। कई बार ये बोला डेली ने पृथ्वी के आंतरिक भाग कितने भागों में बांटा, क्या नहीं बांटा, वो चीज़ें अपने को यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है। देखिए दोस्तों, जो डेली था इसने क्या किया था कि अंतर्राष्ट्रीय भू आकृति भूभौतिकी संघ यानी IUGG द्वारा जो दिया गया था उसी को मॉडिफाई रूप था। ये एक नया क्लासिफिकेशन था अपने पास में, किसके लिए? पृथ्वी की आंतरिक भाग को बांटने के लिए। पहली बात करते हैं, उसने क्या किया कि पृथ्वी को अलग अलग लेवल में इसने अलग अलग प्रकार से बांटा। देखो कैसे, वहाँ पे उन्होंने भूपट्टी बोला था 0 से 30 किलोमीटर के दायरे को, लेकिन यहाँ पर डेली साहब ने बोला कि हम क्या करेंगे, 0 से लेके और 100 किलोमीटर का दायरा कवर करेंगे। कितना करेंगे? 0 से 100 किलोमीटर का जो है वो कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, 0 से 100 किलोमीटर का दायरा अपन कवर करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 0 से लेके, ये दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि 0 से लेके और 100 किलोमीटर का जो एरिया होगा इसको नाम दिया इन्होंने स्थलमंडल। क्या नाम दिया इन्होंने? स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। दोस्तों क्या नाम दिया इन्होंने? लिथोस्फीयर नाम दिया। 0 से लेके और 100 किलोमीटर का जो दायरा था उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने स्थलमंडल नाम दे दिया, यानी लिथोस्फीयर नाम दे दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम दिया इन्होंने? स्थलमंडल नाम दे दिया। पहली बात। देखिए दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि 100 से लेके, कहाँ से? 100 किलोमीटर से लेके और 400 किलोमीटर का जो दायरा है इसको नाम दिया इन्होंने दुर्बलता मंडल। क्या नाम दिया इन्होंने? दुर्बलता मंडल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों? दुर्बलता मंडल। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वापस मिटा लेंगे। ये दुर्बलता मंडल इसका नाम दे दिया, ये दुर्बलता मैंने लिख दिया। फिर बोला कि 400 से लेके और 2900 किलोमीटर का जो दायरा है इसको नाम दिया इन्होंने मध्य मंडल। क्या नाम दिया इन्होंने? इसको नाम दे दिया इन्होंने मध्य मंडल। याद रखोगे, मध्य मंडल। और इन्होंने क्या बोला कि 2900 से लेके और जो अपने पास में 6331 किलोमीटर है इसको नाम दे दिया इन्होंने, या तो बेरीस्फीयर बोलो, केंद्र मंडल बोलो, कोर बोलो, सेंटर बोलो, ये सभी नाम इसके हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केंद्र मंडल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इन्होंने? केंद्र मंडल नाम दे दिया। दोस्तों पहली बात, हमने इसको डेप्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया 4 भागों में डेली के अनुसार। तो क्या हुआ? स्थलमंडल 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 400 दुर्बलता मंडल, 400 से लेके 2900 मध्य मंडल, 2900 से लेके 6371 किलोमीटर का क्या हो जाएगा अपने पास? केंद्र मंडल हो जाएगा। पहली बात। चलिए दोस्तों, अब एक एक के बारे में अपन बात करते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला है स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। लिथोस्फीयर के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है लिथो और ये लिख दिया मैंने स्फीयर। आप इंग्लिश के वर्ड याद रखा करो, काफ़ी एग्जामों में क्या होता है हिंदी नहीं लिखते, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर का क्या नाम दिया था अपने? स्थलमंडल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? स्थलमंडल नाम दिया। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्थलमंडल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्थलमंडल में इन्होंने बताया कि स्थलमंडल में अगर 46% तो पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 46%। और 27% पाया जाता है यहाँ पे क्या? सिलिकॉन। क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन। और यहाँ पे 8% पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। यहाँ पे ऑक्सीजन और सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये दोनों तो होती है अपने पास नॉन मेटल यानी अधातु। क्या होती है? अधातु। और एल्यूमिनियम क्या होती है अपने पास में? ये धातु। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या है अपने पास, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कई बार प्रश्न पूछता है पृथ्वी के स्थलमंडल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। जब ऐसा प्रश्न हो तो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। और ये पूछे कि पृथ्वी के स्थलमंडल में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम पाई जाती है।
ऑक्सीजन क्या है, ए धातु है। ये क्या है, एक तत्व है, क्या है, तत्व। ये सभी है तो तत्व ही, लेकिन हमने दो भागों में बांट दिया, धातु और अधातु में। तो अगर ये पूछे कि सर्वाधिक कौन सी धातु है तो एल्यूमिनियम, और तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, अपने इसका नाम देना है। उम्मीद है कि आपको स्थलमंडल समझ में आया होगा। और इन्होंने क्या किया है कि दुर्बलता मंडल के बारे में बोला कि ये 100 से 400 होता है, इसके बारे में कोई विशेष नहीं था। मेसोस्फीयर मध्य मंडल होता है, 400 से 2900 किलोमीटर, हमने बात की थी। और लास्ट का जो मैंने बोला है बेरिस्फीयर, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लास्ट वाला भी समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने बेरिस्फीयर, ठीक है मेरे दोस्तों। ये लिख दिया बेरिस्फीयर यानी केंद्र मंडल। ये लो, ये केंद्र और ये क्या हो जाएगा, मंडल। देखो केंद्र के अंदर मैंने आपको पहले बात की थी, क्या क्या पाया जाता है, आयरन और निकेल। तो कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आंसर क्या देंगे अपन, आयरन देंगे। दोस्तों निकेल पाया जाता है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ना के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये किसने बोला था, ये बोला था अपने पास में किसने, डेली साहब ने बोला था। नया क्लासिफिकेशन दिया था, किसके अकॉर्डिंग दिया था इन्होंने दिया था इसकी डेप्थ के आधार पर। किसको आधार मानकर, आईयूजी के जो पहले वाला दिया था उसी को आधार मानकर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा। देखो एक होती है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले प्लेट अपने को समझनी होती है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर बात करते हैं, सपोज करो, चलो ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा, मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये पृथ्वी का मैंने एक हिस्सा लिया, सपोज करो ये पृथ्वी का मैंने एक हिस्सा लिया, और पृथ्वी के इस हिस्से में मैंने इसको स्थलमंडल मान लिया। यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह होंगे, गहराई में आके थोड़ा सा यहाँ पे ये लो, ये पानी वगैरह यहाँ पे भरा होगा, यानी समुद्री क्षेत्र होगा। अच्छा मैंने आपको अभी ये बोला था कि पहली वाली परत को क्या नाम देंगे अपन, यहाँ पे पहली वाली परत को हम नाम दे रहे थे यहाँ पे स्थलमंडल। ये मान के चलो ऊपर वाला जो है क्या है वो लिथोस्फीयर, एल से लिख देता हूँ, ये लिथोस्फीयर रहा होगा। अच्छा लिथोस्फीयर के नीचे का पोर्शन क्या माना था अपने, अभी जस्ट हमने माना था लिथोस्फीयर के नीचे का मंडल होता है दुर्बलता मंडल, यानी एस्थेनोस्फीयर, यानी इसको क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फीयर बोलेंगे। ये दुर्बलता मंडल मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे आपको प्लेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप डेली वाले के अंदर आ गए, सॉरी एक बार मैं इसको आगे वापस ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको इसी में समझना है तो इसी में समझ लेते हैं। ये मैं एक बार वापस बना देता हूँ। ये एक पृथ्वी रही होगी, ये इसका स्थलमंडल रहा होगा, यहाँ पे ज़मीन रही होगी, ये कोई पहाड़ वगैरह, ये कोई समुद्री क्षेत्र, यहाँ पे इसका पानी वगैरह रहा होगा। ये दो पार्ट कर दिया, 0 से 30 किलोमीटर को हमने लिथोस्फीयर माना था, और नीचे वाले 130 से लेके और आगे वाला जो पोर्शन होगा ये 100 से लेके 0 से लेके ये 0, यहाँ पे 100 किलोमीटर और यहाँ पे 400 किलोमीटर तक का दायरा मान लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा अपने एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक यानी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताने वाला हूँ। चलो ये मान के चलो कि प्लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। प्लेट होती क्या है, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल का बीच का जो हिस्सा होता है यही प्लेट होती है मेरे दोस्तों। स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल का बीच का जो हिस्सा होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्लेट बोलते हैं। देखिए मैं प्लेट बना रहा हूँ यहाँ पे, आप उम्मीद है कि समझोगे। ये प्लेट है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। यानी स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल का सम्मिलित रूप क्या होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। पहली बात ठीक है साहब, प्लेट बोल दिया। अच्छा इसके अलावा इसकी दूसरी बात कि ऊपर वाला स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल का नीचे वाला भाग, नीचे वाला क्या है, दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल का ऊपर वाला भाग, दोनों को क्या बोलेंगे, मिड में क्या होगी, प्लेट होगी। पहली बात समझ में होगी। देखिए आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। क्या अपने पास दुर्बलता मंडल है, इसमें पाया जाता है लावा। क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, लावा पाया जाता है। ये मैंने जो रेड कलर से बनाया है ये अपने पास मैग्मा की फॉर्म में लावा भरा हुआ है, या इसको अपन मैग्मा बोलेंगे कि ये क्या है, अपने पास मैग्मा है। और ये बाहर पृथ्वी के निकल के ठंडा रूप हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे अपन, यहाँ पे उसको बोल देंगे, फिर अपन उसको लावा बोल देंगे। अभी अपने पास ये मैग्मा की फॉर्म में है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो होता है वो अपने पास आयरन और फेरस वगैरह जो पाए जाते हैं, उनकी आयरन और निकल वगैरह पाए जाते हैं, उनकी चुंबक होती है। तो जब चुंबक होती है और लावा गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कन्वेक्शन करंट का फॉलो होता है। किसका फॉलो होता है,
कन्वेक्शन करंट का फॉलो होता है। कन्वेक्शन करंट का फॉलो होने का मतलब है संवहन धाराएं बहती है। क्या बहती है? यहाँ पे संवहन धारा बहती है। क्या बहती है मेरे प्यारे दोस्तों? संवहन धारा बहती है। कन्वेक्शन करंट यहाँ पे बहता है। जैसे ये कन्वेक्शन करंट बहेगा तो क्या नीचे का तापमान ज़्यादा, ऊपर का तापमान कम रहेगा? तो क्या अपने पास एनर्जी का ट्रांसफर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होता है भाई? कम तापमान से अधिक तापमान या अधिक से कम? मेरे दोस्तों ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपने यही पढ़ा है। तो नीचे का तापमान ज़्यादा ये ऊपर जाएगा, ऊपर का कम है ये क्या आएगा? नीचे आएगा। और इसी रूप में अपने पास जो ये मैग्मा है, ये मैग्मा ऊपर नीचे होता रहता है, यानी रोटेट करने लग जाता है इसी फॉर्म में, और इसी को क्या बोलते हैं? संवहन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन धारा बोलते हैं। और इस संवहन धारा के कारण ही प्लेटों के अंदर गति होती है। क्या होती है? प्लेट के अंदर गति होती है। टेक्टोनिक प्लेट, यानी टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जब जैसे ही स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में जो प्लेट है, इन प्लेटों के नीचे अपने पास मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा में कन्वेक्शन करंट यानी संवहन धारा बहती है, और संवहन धारा के कारण ही क्या होता है? अपने पास जो प्लेटें हैं मोशन करने लगती है, गति करने लगती है। और इसीलिए मेरे दोस्तों अपने पास अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर 20 तो अपने पास है माइनर प्लेट और 7 है मेजर प्लेट, यानी 20 तो छोटी प्लेटें हैं और 7 बड़ी प्लेटें हैं। 20 तो छोटी प्लेटें हैं और 7 बड़ी प्लेट है, यानी 20 माइनर प्लेट और 7 मेजर प्लेट अपने पास में है। ये भी आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक अपने फॉर्म होती है कि जैसे हमने पढ़ तो लिया कि भाई चलो ठीक है, संवहन धारा करंट का फॉलो कैसे होता है, कैसे ना प्लेटली टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। अब जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जाने के ऊपर अपने पास पृथ्वी के अंदर डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता पाई जाती है। ये असंबद्धता होती क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो गहराई में जाने के साथ साथ पृथ्वी के अंदर भी असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे टॉस आया, फिर लिक्विड आ गया, फिर ज़्यादा टॉस आ गया, फिर लिक्विड आ गया, फिर टॉस आ गया, तापमान बदलता गया, मतलब क्रम से बदलते जाते हैं। तो जब क्रम से बदलते जाते हैं तो इन असंबद्धता यानी ये डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। क्या खींची जाती है? काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इस काल्पनिक रेखा को ही अपन असंबद्धता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सपोज करो पहली काल्पनिक रेखा, 5 काल्पनिक रेखा होती है। पहली बात करते हैं अपन, पहली क्या होगी? पहली होती है कोनराड। कोनराड पहली कौन सी होती है? कोनराड। कोनराड क्या होती है कि ऊपर वाले भाग का नाम क्या है? क्रस्ट, और नीचे वाला का भाग है मेंटल। तो मेंटल और क्रस्ट, मेंटल को दो अपर मेंटल लोअर मेंटल, देखो यहाँ पे लिखा है ये अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में यानी अपने पास में क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में जो रेखा होगी यानी क्रस्ट और अपर, क्रस्ट भी कौन सा? लोअर क्रस्ट, नीचे वाला भाग क्रस्ट का, इन दोनों के बीच की जो रेखा होगी उसको नाम देते हैं कोनराड। अपने पास डिसकंटिन्यूटी, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। देखिए दोस्तों क्या बोलेंगे उसको? कोनराड डिसकंटिन्यूटी हम बोलने वाले हैं। नीचे बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला है अपने पास मोहो, अपने पास उसका नाम होगा क्या होगा? मोहोरोविक होगा। यानी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये क्या होती है कि अपने पास में क्या होता है कि क्रस्ट का तो निचला हिस्सा और मेंटल का ऊपरला हिस्सा। मेरी बात समझ रहे हो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो क्रस्ट का तो नीचे वाला हिस्सा, क्रस्ट ऊपर थी ये नीचे थी, तो क्रस्ट का तो नीचे वाला हिस्सा और मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में जो रेखा पाई जाती है उसे बोलते हैं मोहो काल्पनिक रेखा। क्या बोलेंगे इसको? मोहो बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोलेंगे? मोहो बोलेंगे। ये मोहो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मोहो काल्पनिक रेखा बोलेंगे उसको। आगे और बात करते हैं। मोहो के बाद में अपन चलते हैं रेपिटी के ऊपर। देखिए रेपिटी क्या होती है? रेपिटी काल्पनिक रेखा जो होती है ये क्या होती है कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल, लोअर पार्ट ऑफ मेंटल, यानी मेंटल के ऊपरी भाग और निचले भाग दोनों को डिवाइड करने वाली होती है। वो क्या होती है? रेपिटी होती है। कौन सी होती है? रेपेटी होती है। ये लो मेरे दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या होती है? वो रेपेटी होती है। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि रेपेटी कौन सी होगी कि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल दोनों को अलग करने वाली क्या होती है अपने पास? रेपेटी होगी। आगे बात करते हैं अपन
गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग जी दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे अपन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे गुटेनबर्ग जी दोस्तों, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रही है। गुटेनबर्ग, ये गुटेन और ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये बर्ग हो जाएगा। एक मिनट, गुटेनबर्ग अपन यहाँ पे लिखेंगे जी दोस्तों, गुटेन और ये बर्ग, गुटेनबर्ग रेखा बोलेंगे। गुटेनबर्ग रेखा क्या होगी, लोअर मेंटल और अपर कोर, यानी नीचे ऊपर की तो कोर और लोअर मेंटल, इन दोनों को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग बोलेंगे। लास्ट होती है लेहमैन, कौन सी होती है मेरे दोस्तों, लेहमैन होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लेह और ये मेन, लेहमैन होती है। लेहमैन क्या होती है कि ये अपने पास आउटर कोर और लोअर कोर, यानी अपर कोर और लोअर कोर दोनों को अलग करने वाली क्या होती है, लेहमैन होती है। और इसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पृथ्वी के अंदर असमानताएं होगी, और असमानताएं होती है उसको काल्पनिक रेखा द्वारा लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता लाइन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 लाइन पढ़ी है। एक तो पढ़ी है यहाँ पे पहले वाली कॉनराड, पहली तो कौन सी पढ़ी है, कॉनराड, दूसरी वाली पढ़ी है अपन ने मोहो, तीसरी वाली पढ़ी है रेपेटी, चौथी वाली पढ़ी है गुटेनबर्ग, पांचवी वाली पढ़ी है अपन ने यहाँ पे लेहमैन। पांचवी कौन सी पढ़ी है, लेहमैन। आप इनको भी याद रखोगे कि लेहमैन किन किन के बीच में बताई गई, गुटेनबर्ग काल्पनिक रेखा किस किस के बीच में होती है, रेपेटी, काफ़ी बार क्वेश्चन इसके भी पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे और लाइक मिलेंगे तो मैं आपको इससे भी बढ़िया कंटेंट लाने की और कोशिश करूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।